Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है ट्रीज़। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्री क्या होता है, उसके डेफिनीशंस, एग्जांपल्स, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी होते हैं। ठीक है, सारे को हम लोग समझेंगे क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, बाइनरी ट्री, बीएस ट्री, एवीएल ट्री, है ना। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग ये सारे देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, है ना। एडवांस प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे जब हम लोग सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, हर एक को हम लोग एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, क्या होता है बाइनरी, बीएसटी, एवीएल, ट्राई, है ना, हीप, फिनविक, सेगमेंट ट्री, ये सारे को हम लोग समझेंगे और ये देखेंगे कि ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स होता है ना उसको हम लोग पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करना है हमारे पाइथन प्रोग्राम में तो उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो पाइथन में यूजिंग क्लास हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम लोग इसको भी समझेंगे। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स। तो अभी तक हमने डीएसए के सीरीज में जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स देखा था, लाइक एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, डी क्यू, है ना, ये सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स थे वो सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे, है ना। उसमें हर एक एलिमेंट जो होता है वो एक के बगल में दूसरा, दूसरे के बगल में तीसरा, इस तरीके से होता है। लेकिन अब हम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं, लाइक ट्री, ग्राफ, है ना, ये सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, हीप, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स नॉन लीनियर टाइप के होते हैं। तो डेफिनेशन ये कहता है कि ट्री इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इन मेमोरी, है ना, सो दैट इट कैन बी रिट्रीव्ड एंड एक्सेस्ड इफिशिएंटली, है ना। यही होता है डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होता है जो कि स्टोर करता है डेटा को इन ए हायरार्चिकल फॉर्म। ठीक है, क्या होता है हायरार्चिकल फॉर्म, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इट इज़ ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स अनलाइक एरे, है ना। एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये नॉन लीनियर होता है तो इसमें ब्रांचिंग होता है। ठीक है, तो जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है इट इज़ मेड अप ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाई एजेस। ठीक है, तो जो ट्री का मेन इंग्रेडिएंट होते हैं या मेन आइटम्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नोड एंड एजेस। ठीक है, तो नोड्स एंड एजेस के कलेक्शन, ठीक है, और उसके कुछ स्पेशल केस को हम लोग बोलते हैं ट्री, है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये सारे जो हैं ये सारे नोड हैं, n1, n2, n3, n4, n5, है ना। तो ये सारे नोड्स हैं और सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो ये सारे क्या हैं? एजेस हैं। ठीक है, तो ये सारे एजेस हैं। तो अगर आप देखे हुए तो यहाँ पे कौन कौन से नोड्स हैं? n1, n2, n3, है ना। ये सारे जो हैं ये सारे नोड्स हैं। ठीक है, और ये जो E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, ये सारे एजेस हैं। ठीक है, तो हमने समझा, देखा कि क्या होता है नोड्स और क्या होता है एजेस। ठीक है, ये सारे नोड जो होते हैं ना ट्री में, उसमें से जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है उसको हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड। ठीक है, मतलब रूट नोड बोलो या एंसेस्टर नोड बोलो, मतलब ये सबसे ऊपर वाला नोड है। इसके नीचे सारे फिर एक एक करके चिल्ड्रंस होते हैं, है ना। ये सारे चिल्ड्रंस होते हैं। तो जो सबसे मेन होता है, सबसे जो ऊपर वाला नोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड। क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ट्री का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स क्या है। तो ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है इन रियल लाइफ। इवन जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, तो ट्री एंड ग्राफ बोथ आर काइंड ऑफ सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर्स। इवन ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है इन कंप्यूटर साइंस, इन रियल लाइफ। तो अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो आपके लैपटॉप में जो डेटा होता है वो डेटा किस तरीके से अरेंज होता है?
डेटा अरेंज होता है इन ए फॉर्म ऑफ डायरेक्टरी एंड फाइल्स, है ना, डायरेक्टरी एंड फाइल्स। और हर एक डायरेक्टरी में मल्टीपल सब डायरेक्टरी हो सकते हैं या फिर उसके अंदर फाइल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इवन जो डेटा ऑर्गेनाइज होता है ना, आपके लैपटॉप का, वो होता है एक ट्री फॉर्म में, है ना। तो फाइल सिस्टम जो होता है आपके कंप्यूटर में, वो एक ट्री फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है ना, और जो कि कंसिस्ट करता है क्या क्या, डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी, ठीक है, सब डायरेक्टरी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सेकेंड यूज केस रिकर्सन ट्री। तो हमने जो डीएसए में रिकर्सन ट्री देखा था, राइट, डीएसए में देखा था कि रिकर्सन ट्री क्या होता है, और इसके हेल्प से हम लोगों ने रिकर्सिव प्रोग्राम का टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट किया था, टाइम एंड स्पेस। तो रिकर्सन ट्री काइंड ऑफ एक ट्री डायग्राम होता है जिसके हेल्प से आप दिखा सकते हो कि कौन कौन सा फंक्शन किस तरीके से खुद को कॉल करता है, ठीक है, और इसके हेल्प से आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कंप्यूट करते हो, ठीक है। तो अगर मुझे फिबोनाची नंबर फाइंड करना है, फीव ऑफ 5, तो जब फीव ऑफ 5 कॉल होगा तो वो कॉल करेगा इंटरनली फीव ऑफ 4 और फीव ऑफ 3, है ना, क्योंकि फीव ऑफ 5 क्या होता है, 4 + 3 का सम होता है ना। फीव ऑफ 4 कॉल करेगा फीव ऑफ 3 एंड फीव ऑफ 2, ठीक है। फीव ऑफ 3 कॉल करेगा फीव ऑफ 2 एंड फीव ऑफ 1, ठीक है। तो ये जो डायग्राम होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सन ट्री, ठीक है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा यूज होता है ट्री कॉन्सेप्ट का। इवन जब आप जॉब करोगे किसी कॉरपोरेट में, तो आपकी जो कंपनी का जो हायरार्ची होता है उसको भी हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को, वो भी एक ट्री रिप्रेजेंटेशन होता है। सबसे पहले ऊपर कंपनी का एमडी होगा, कह सकते हो, उसके नीचे सीईओ, सीटीओ, सीएफओ, और उसके नीचे भी बहुत सारे लोग होंगे, है ना, लोग होंगे। और अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो आप इधर कहीं पे अपना करियर स्टार्ट करोगे, है ना, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 या फिर एमएल इंजीनियर। और अगर अच्छा काम करते हो तो धीरे धीरे आप इस लैडर, ये जो कॉर्पोरेट लैडर होता है, इसमें आप ऊपर जाओगे, ठीक है। तो ये सारे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स होते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो हमने बेसिक समझा कि दिस इज ए ट्री, और इसमें ये सारे जो नोड हैं, है ना, नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं यूजिंग एजेस, ठीक है। नोड्स आपके डेटा को स्टोर करेंगे, है ना, ठीक है। नोड डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लाइक एम्प्लॉय का डेटा, है ना। तो नोड होता है ए सिंगल एलिमेंट इन ए ट्री, ठीक है, कंटेन्स डेटा फ्रॉम रेफरेंस टू चिल्ड्रेन। तो जिस तरीके से हमने लिंक लिस्ट में देखा था ना नोड क्या होता है, लिंक लिस्ट में हमने देखा था कि लिंक लिस्ट का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोड, है ना। तो नोड क्या कंटेन करता था, डेटा प्लस रेफरेंसेस, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारा ट्री होता है, ट्री में भी नोड जो होता है ना, नोड को आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हो, चाहे आप ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ, इसका कोई मेजर सिग्निफिकेंस नहीं है। तो जो आपका नोड होता है, नोड ऑल्सो कंटेन्स रेफरेंसेस, ठीक है, एंड डेटा। डिफरेंस ये था लिंक लिस्ट वाले नोड से कि जो सिंगली लिंक लिस्ट होता था वो अगले वाले आइटम का रेफरेंस स्टोर करता था, लेकिन जब हम लोग ट्री में बात करते हैं और अगर हम लोग जनरल ट्री में बात करते हैं, तो एक नोड मल्टीपल रेफरेंसेस को स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 100 200, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है रेफरेंसेस स्टोर करने में लिंक लिस्ट और ट्री में। क्यों? क्योंकि ट्री नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये N1 नोड है ना, तो N1 क्या स्टोर कर रहा है, एक कुछ डेटा स्टोर करेगा, कुछ भी स्टोर कर सकता है। उसके अलावा वो क्या करेगा, रेफरेंसेज ऑफ N2, रेफरेंसेज ऑफ N6 एंड रेफरेंसेज ऑफ N7, ठीक है। और ये रेफरेंसेज स्टोर करता है, तो इस तरीके से रेफरेंसेज के हेल्प से हम लोग रूट नोड से चाइल्ड नोड लाइक N2 N6 और N7, इस पर हम लोग आइट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप ट्री के लैंग्वेज में बात करो तो आप क्या कर सकते हो, ट्रैवर्स कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप ट्री को ट्रैवर्स कर सकते हो यूजिंग रेफरेंसेज जो हर एक नोड में स्टोर्ड होते हैं। तो रेफरेंसेज के हेल्प से आप किसी नोड से दूसरे नोड पे ट्रैवर्स कर सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। रूट होता है द टॉप मोस्ट नोड, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑल द नोड्स
जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है ना, बोलो किंग बोलो या सबसे टॉप वाला जो नोड होता है उसको हम लोग बोलेंगे रूट नोड, है ना। तो जो एम्प्लॉय का हायरार्की होगा ना किसी कॉरपोरेट में, उसमें सबसे ऊपर कौन होगा, एमडी बोलो या फिर किसी कंपनी में सीईओ बोलो, है ना, या किसी कंपनी में डायरेक्टर बोलो, तो वो हेड होता है कंपनी का, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं रूट नोड, ठीक है। वो सबसे हेड होता है, वो रूट होता है, इसलिए रूट नोड बोलते हैं। और अगर आपको रूट नोड का एड्रेस पता है, अगर आपको पता है कि रूट नोड ये है, तो उसके हेल्प से आप सारे नोड को ट्रैवर्स कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी आपको बोला जाएगा कि आपको एक ट्री इनपुट दिया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको रूट नोड का एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देते हैं पेरेंट नोड। तो ए नोड दैट हैज चाइल्ड नोड्स इज कॉल्ड पेरेंट नोड, ठीक है। किसी भी नोड को अगर उठा के देख लो, अगर उसके कुछ चिल्ड्रेंस हैं, ठीक है, तो वो सारे चाइल्ड नोड के लिए n1 पेरेंट होगा, ठीक है। मतलब ऐसा समझो कि n3 और n5 के लिए n2 पेरेंट है, n8 के लिए n6 पेरेंट है, n7 के लिए n1 पेरेंट है, ठीक है। n2 n6 और n7 के लिए n1 पेरेंट है। तो इस तरीके से चिल्ड्रंस के लिए वो पेरेंट होता है। या फिर ऐसा बोलो, अगर किसी नोड के चिल्ड्रन हैं तो वो सारे चिल्ड्रन के लिए वो करंट नोड को हम लोग बोलेंगे पेरेंट नोड, ठीक है। और चाइल्ड क्या होता है, इन नोड डिराइव फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। तो पेरेंट नोड, किसी भी नोड को उठा के देख लो, अगर उसके कुछ चिल्ड्रंस हैं तो उस नोड के लिए n2 के लिए n3 और n5 चिल्ड्रन है। जिस तरीके से n3 और n5 के लिए n2 पेरेंट है, उसी तरीके से n2 के लिए n3 और n5 क्या चिल्ड्रन है। जिस तरीके से मैं अपने फादर के लिए मैं सन हूँ, उसी तरीके से मेरे फादर मेरे लिए पेरेंट्स हैं या फादर हैं, है ना। एज, तो एज क्या होता है, एज एक लाइक लिंक या कनेक्शन होता है बिटवीन टू नोड्स, ठीक है। तो ये जो दो नोड आप देख रहे हो, इसके बीच में जो ग्रीन लाइन है ना, ये सारे जो ग्रीन लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एजेस, ठीक है। बेस्ड अपॉन अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अलग अलग एजेस का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। लाइक अगर किसी प्रॉब्लम में दिया जाता है कि ये सारे नोड क्या सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सारे एजेस बताते हैं कि क्या डिस्टेंस है बाई रोड, क्या डिस्टेंस है किसी भी दो सिटी के बीच में। तो एजेस अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सब ट्री क्या होता है। तो ए स्मॉलर ट्री इनसाइड ए बिगर ट्री, ठीक है। तो किसी भी बड़े ट्री के लिए उसका अगर छोटा ट्री ड्राइव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सब ट्री है। तो अगर हम इसको एक बड़ा ट्री माने, ठीक है, ये एक क्या है, एक ट्री है, तो इस ट्री के लिए अगर आप इसको उठा के देखते हो ना, तो दिस इज सब ट्री 1, ठीक है। या फिर इसको उठाओगे तो दिस इज सब ट्री 2, अगर इसको उठाओगे तो दिस इज सब ट्री 3, ठीक है। या फिर इसको उठा लो, इसको उठा लो, ठीक है, इसको उठा लो, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे सब ट्री हैं, ठीक है। तो हर एक सब ट्री में भी, हर एक जो सब ट्री होगा उसमें भी ट्री वाले प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, ठीक है। ट्री वाले प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे मतलब हर एक सब ट्री का भी एक रूट नोड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को सेग्रीगेट करेंगे ताकि एक ही रूट हो, और उसको हम लोग बोलेंगे रूट नोड, ठीक है। तो अगर ये सब ट्री देखते हो तो n2 इज रूट नोड, ये देखते हो तो n6 इज रूट नोड, है ना। तो अगर हम कोई सबसेट ऑफ नोड्स कंसीडर करें, ठीक है, सबसेट ऑफ नोड्स सच दैट कि वो सारे नोड्स कंबाइंड वो ट्री के प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज ए सब ट्री। ये होता है थोड़ा कॉन्साइज डेफिनेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे क्या होता है सब ट्री, ठीक है। तो दिस इज सब ट्री, ये सारे ट्री के प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। क्या होता है प्रॉपर्टी, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये सारे सब ट्री है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिग्री क्या होता है। तो डिग्री बताता है कि द नंबर ऑफ सब ट्री ऑफ ए नोड इज कॉल्ड डिग्री, या सब ट्री बोलो या फिर चिल्ड्रेन बोलो, ठीक है। तो किसी भी नोड के लिए उसके जितने चिल्ड्रेन होंगे, है ना, या जितने सब ट्री होंगे उसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज डिग्री, है ना। तो अगर आप ये नोड देखते हो, है ना, तो इसका डिग्री कितना होगा, दिस इज सब ट्री 1, दिस इज सब ट्री 2 एंड दिस इज सब ट्री 3, तो इसका डिग्री होगा 3, ठीक है। या फिर ऐसा बोलो कि इस नोड का कितना चिल्ड्रेन है, तो 1 2 3, तो इसका डिग्री है 3। उसी तरीके से इसका डिग्री है 2, इसका डिग्री है 1, इसका डिग्री है 0 0 0 0 1 एंड 3, ठीक है। क्यों 0 है, 0 क्यों है, क्योंकि इसके एक भी चिल्ड्रेन नहीं है, या इसका इसके एक भी सब ट्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लीफ नोड। तो वैसे नोड जिसका कि डिग्री 0 है ना, हमने देखा था कि वैसे नोड जिसका डिग्री 0 है उसको हम लोग बोलेंगे लीफ नोड। तो इसका डिग्री 0 0 0 0, तो ये नोड ये नोड ये नोड और ये नोड, ये चारों नोड क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे लीफ नोड। ठीक है, इसको हम लोग लीफ नोड बोल सकते हैं। ठीक है, और लीफ नोड को हम लोग टर्मिनल नोड भी बोलते हैं। ठीक है, लीफ नोड बोलो या टर्मिनल नोड बोलो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग जनरली लीफ नोड ही बोलते हैं। ठीक है, वैसे नोड जिसके एक भी चिल्ड्रन नहीं है या फिर जिसका डिग्री 0 है उसको हम लोग बोलेंगे लीफ नोड। ठीक है, अब हमने देखा कि डिग्री ऑफ नोड क्या होता है ना, डिग्री ऑफ नोड देखा। अब हम लोग देखते हैं कि किसी ट्री का डिग्री हम लोग क्या कैसे बताएंगे, है ना। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड्स इन द ट्री इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए ट्री, है ना। तो डिग्री ऑफ नोड हमने देखा, डिग्री ऑफ नोड क्या देगा, 3 2 1 0 0 0 0 1, है ना। तो ये सारे डिग्री एसोसिएटेड है नोड के साथ, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि डिग्री ऑफ ट्री क्या है ना, तो आउट ऑफ ऑल दिस डिग्री, ये सारे जो डिग्री के जो वैल्यू है ना उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि दैट इज द डिग्री ऑफ ट्री। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो ट्री का डिग्री है दैट इज 3। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट। क्या होता है एंसेस्टर और क्या होता है डिसेंडेंट। ठीक है, तो ऑल नोड अलोंग द पाथ फ्रॉम रूट टू दैट नोड इज कॉल्ड एंसेस्टर, है ना। तो अगर मैं इसको पहले एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है, तो मेरे लिए एंसेस्टर कौन कौन होंगे। ठीक है, अगर मैं खुद को एक नोड मानता हूँ, ठीक है, तो मेरे एंसेस्टर कौन होंगे, मेरे फादर होंगे, है ना, फादर मदर होंगे। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स, है ना। तो ये सारे जो नोड होंगे, है ना, इसके ऊपर जो भी नोड होंगे वो सारे क्या होंगे, मेरे एंसेस्टर होंगे, है ना। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वज। ठीक है, तो ऑल नोड अलोंग द पाथ फ्रॉम रूट टू दैट नोड इज कॉल्ड एंसेस्टर। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे को यंत्री का एंसेस्टर फाइंड करना है, ठीक है, यंत्री जो नोड है, नोड किसी चीज़ को किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। नोड और लिंक किसी भी रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। अभी के लिए आप समझो कि मैं नोड का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यंत्री जो नोड है उसके लिए एंसेस्टर कौन कौन से हैं, तो आप रूट नोड से स्टार्ट करो और आपको ट्रैवर्स करके यंत्री पे आना है। ठीक है, एक पाथ के थ्रू। तो उस पाथ में जो जो नोड मिलेगा वो सारे नोड एंसेस्टर होंगे। तो क्या होगा, n1 मिलेगा, n2 मिलेगा n3 आने में, तो हम लोग कहेंगे कि n1 और n2 वो क्या है, एंसेस्टर है। एंसेस्टर है, किसके एंसेस्टर है, n3 के लिए। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि n8 का एंसेस्टर क्या है, तो रूट नोड से n8 आने के प्रोसेस में, है ना, जो भी नोड मिलेंगे वो सारे एंसेस्टर होंगे। तो n8 का एंसेस्टर होगा n6 n1। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिसेंडेंट क्या होता है। ठीक है, तो ऑल नोड अलोंग द पाथ फ्रॉम करेंट नोड, मैं जिस नोड का डिसेंडेंट फाइंड करना चाहता हूँ, तो करेंट नोड से लेकर के लीफ नोड तक, है ना, करेंट का चिल्ड्रेन, उसके चिल्ड्रेन, है ना, उसके चिल्ड्रेन टिल लीफ नोड, वो सारे नोड क्या होंगे, डिसेंडेंट होंगे ऑफ दैट करेंट नोड। तो अगर मैं बात करूं रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के, तो मेरे लिए मेरा डिसेंडेंट कौन कौन होगा, मेरे जो चिल्ड्रेंस होंगे, है ना, लाइक मान लो मेरा 2 चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन 1 चिल्ड्रेन 2। ठीक है, उनके जो चिल्ड्रेन होंगे, है ना, चिल्ड्रेन 1 1, चिल्ड्रेन 1 2, है ना। तो ये सारे जो नोड होंगे ना, ये सारे डिसेंडेंट होंगे मेरे लिए। उसी तरीके से अगर मैं n2 का डिसेंडेंट निकालूं, है ना, तो n2 से मैं ट्रैवर्स करूंगा सारे चिल्ड्रेन होते हुए लीफ नोड की ओर। तो मैं जब ट्रैवर्स करूंगा तो n3 नोड मिला, फिर मेरे को n4 मिला, उसके बाद मेरे को n5 मिला। तो डिसेंडेंट ऑफ n2 क्या क्या होगा, n3 होगा, n4 होगा और n5 होगा। तो ये सारे डिसेंडेंट होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लेवल नंबर। ठीक है, लेवल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रूट नोड असाइंड लेवल नंबर 0 एंड एवरी सब्सिक्वेंट नोड इज 1 प्लस या 1 मोर देन पेरेंट नोड। ठीक है, तो लेवल बताता है कि आप करेंटली किस लेवल पे हो। ठीक है, तो जो रूट नोड होता है उसका लेवल 0 होता है। ठीक है, लेवल बोलो या हायरार्ची बोलो। ठीक है, इवन कॉर्पोरेट में भी क्या होता है, लेवल होता है, सबसे टॉप लेवल, उसके नीचे वाला लेवल, उसके नीचे वाला लेवल, है ना।
फिर हम लोग डिस्कस करते हैं अपने कलीग से, कह रहे हम दोनों का तो लेवल सेम है ना। तो आप जब ज्वाइन करोगे तो आपके सारे कलीग, आपके सारे फ्रेंड्स, मोस्टली सारे लोगों का सेम लेवल होगा जब आप जॉब में ज्वाइन करोगे, है ना। तो उसी तरीके से जो ट्री होता है, ट्री में रूट नोड का लेवल 0 होता है, और उसके बाद हर एक नोड का जो लेवल होता है उसके पेरेंट का लेवल +1। तो n2 का लेवल होगा 0 + 1, n6 का लेवल होगा 0 + 1, n7 का लेवल 0 + 1, ठीक है। n3 का लेवल क्या होगा 1 + 1 2, n5 का लेवल 1 + 1 2, क्यों, क्योंकि पेरेंट का लेवल 1 है। n8 का लेवल क्या होगा 1 + 1 2, n4 का लेवल क्या होगा 2 + 1 3। तो आप देखोगे सबसे ऊपर वाला लेवल 0, उसके नीचे वाला लेवल 1, उसके नीचे वाला लेवल 2, और उसके नीचे वाला लेवल 3। समझे क्या होता है लेवल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइट। कहीं कहीं पे बोलते हैं हाइट क्या है ट्री का, कहीं कहीं पे बोलते हैं ट्री का डेप्थ क्या है। दोनों मोस्टली सेम टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हाइट क्या होता है, तो द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ, है ना। रूट नोड से लीफ नोड, है ना, मल्टीपल लीफ नोड हो सकते हैं। तो रूट नोड से लीफ नोड के जाने के प्रोसेस में जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे कि दैट इज हाइट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो लीफ नोड क्या क्या है, n4, n5, n8, n7, ये 4 लीफ नोड है। तो लॉन्गेस्ट पाथ किसी भी लीफ नोड का दैट इज कॉल्ड हाइट, है ना। तो अगर आप ये देखते हो, दिस इज वन पाथ टू n4, दिस इज वन पाथ टू n5, दिस इज वन पाथ टू n8, दिस इज वन पाथ टू n7, सारे लीफ नोड का पाथ है। तो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ ये वाला है ना, ये वाला पाथ सबसे लॉन्गेस्ट है। तो इस पाथ का लेंथ कितना है, तो इस पाथ का लेंथ हो जाएगा, या हाइट बोलो या डेप्थ बोलो, दैट इज नंबर ऑफ एजेस। कितने एजेस हैं, 1 2 3, है ना। तो 3 एजेस हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाइट या डेप्थ, है ना, इज इक्वल टू 3, है ना। 3 होगा इसका हाइट या डेप्थ। कहीं कहीं पे इन सम केसेस डेप्थ बोला जाता है या हाइट बोला जाता है, दैट इज नंबर ऑफ नोड, है ना। ये जो पाथ है ना, इसमें कितने नोड्स होते हैं, ठीक है। तो n1, n2, n3, n4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नोड है, तो कहीं कहीं पे बोला जाएगा हाइट या डेप्थ दैट इज इक्वल टू 3 या 4, है ना, बेस्ड अपॉन। तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो आपको इंटरव्यूअर, है ना, या फिर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता है कि हाइट का क्या मतलब वो मीन करता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे हाइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड अलोंग द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ, और कहीं कहीं पे जो हाइट होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस, कितने एजेस मिलते हैं ऑन द पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ, ठीक है। और पाथ क्या होता है, पाथ का सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एजेस इज कॉल्ड पाथ, ठीक है। तो अगर आप किसी नोड से किसी नोड पे जाना है ना, अगर मेरे को n1 से n5 पे जाना है, तो मैं एजेस के हेल्प से जाऊंगा, है ना। एजेस के हेल्प से किसी एक नोड से दूसरे नोड पे जाऊंगा, और दूसरे नोड से तीसरे, और तीसरे से होते हुए मैं टारगेट नोड पे जाऊंगा। तो अगर ये मेरा सोर्स नोड है, अगर मेरा ये टारगेट नोड है, तो पाथ क्या होगा, ये पाथ होगा। पाथ में E1 और E2 पाथ होगा। अगर मेरा सोर्स n1 है और टारगेट मेरा n4 है ना, तो पाथ क्या होगा, ये वाला होगा E1, E4, E6, है ना। E1, E4 और E6 ये पाथ होगा फ्रॉम S टू T, है ना, या फिर n1 टू n4, ठीक है। तो हमने देखा टर्मिनोलॉजी। इवन दो ये सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये सारे टर्मिनोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप डीएसए प्रॉब्लम करते हो, चाहे लीड कोड, चाहे इंटरव्यू विद कोड सेफ, कोड फोर्सेज। तो वहाँ पे आपको मेंशन किया जाता है, इवन इंटरव्यू में आपको मेंशन करेंगे कि फाइंड द डायमीटर ऑफ ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, है ना, फाइंड द विड्थ ऑफ ट्री। तो आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन दैट सिनेरियो अगर आप पूछते हो इंटरव्यू से, दैट इज नॉट ए बैड थिंग। लेकिन इन दैट केस एक थोड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है कि इवन आपको हाइट नहीं पता है, डेप्थ नहीं पता है, एंसेस्टर नहीं पता है, डिसेंडेंट नहीं पता है ना। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, या फिर जब बाइनरी ट्री, बीएसटी ट्री, है ना, जब ये सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे इन डेप्थ। तो चलिए देखते हैं कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स, है ना। तो सबसे पहले ट्री एक ग्राफ होता है, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे ना, तब आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि ट्री इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्राफ, है ना। ग्राफ एक जेनरिक कॉन्सेप्ट होता है, जेनरिक डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसका कि एक स्पेशल केस होता है ट्री, ठीक है। तो अभी के लिए बस आप इतना समझो कि ट्री इज ए ग्राफ, और ग्राफ कैसा ग्राफ, विदाउट एनी साइकिल, है ना। तो अगर आपके पास कोई ग्राफ है और उस ग्राफ में कोई साइकिल नहीं है ना, तो उसको आप
कह सकते हो कि दैट इज ए ट्री, या फिर आप कह सकते हो कि ट्री क्या होता है, ट्री एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन इम्प्लिसिट होता है फ्रॉम रूट नोड टू चिल्ड्रन नोड, है ना। रूट नोड से चिल्ड्रन नोड के अलोंग इम्प्लिसिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास n नोड है, सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर आपके पास n नोड है तो ऑलवेज ऑलवेज देयर विल बी n माइनस वन एजेस, है ना। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी तो ये उसमें साइकिल नहीं होगा, और दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इम्प्लिसिट, ऐसा समझो, ट्री शुड बी कनेक्टेड, कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब रूट नोड से आप सारे नोड पे आप रीच कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर 4 नोड है तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड, ठीक है। तो ट्री कनेक्टेड होना चाहिए, उसमें साइकिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इन दैट केस अगर आपके पास n नोड का ट्री है तो फॉर श्योर देयर विल ऑलवेज बी n माइनस वन एजेस, क्योंकि अगर आपके पास n नोड का ट्री होगा, है ना, और आपको उसको कनेक्टेड बनाना है, ठीक है, कनेक्टेड बनाना है, तो आपको मिनिमम, ठीक है, मिनिमम n माइनस वन एजेस लगने वाले हैं, या फिर एग्जैक्टली n माइनस वन एजेस लगने वाले हैं। अगर आप इससे ज़्यादा एजेस यूज़ करोगे ना तो इन दैट केस आपको साइकिल के चांसेस हैं, ठीक है। तो इन कंप्यूटर साइंस, है ना, जब भी हम लोग ट्री का बात करते हैं ना, जब भी हम लोग ट्री के बारे में बात करते हैं इन कंप्यूटर साइंस, तो जनरली हम लोग रूटेड ट्री का बात करते हैं, ठीक है। कि एक रूट होंगे और उसमें एजेस होंगे, और एजेस जो होंगे दैट आर इम्प्लिसिटली डायरेक्टेड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। मतलब कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट में जब हम लोग ट्री का बात करेंगे तो ट्री विल ऑलवेज बी हैविंग अ रूट एंड इट विल ऑल्सो हैव इम्प्लिसिट एजेस, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम रूट नोड टू चिल्ड्रेंस। अब हम लोग देखते हैं कि ए ट्री विथ n नोड हैज़ एट लीस्ट वन लीफ नोड, ठीक है। तो अगर आपके पास n नोड है और वो ट्री है, ट्री का प्रॉपर्टी क्या था, इट शुड बी ए साइक्लिक, उसमें साइकिल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कनेक्टेड, ठीक है। तो जब ये सारे प्रॉपर्टी फॉलो होगा तो यू कांट मेक इट ट्री जिसमें कि लीफ नोड ना हो, इट शुड हैव एट लीस्ट वन लीफ नोड। और लीफ नोड का क्या प्रॉपर्टी था कि उसके एक भी चिल्ड्रन नहीं होंगे या फिर उसका डिग्री जीरो होगा, है ना। तो ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा ट्री के केस में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्री। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था ना ट्री का, अभी हमने ट्री का ये एग्जाम्पल देखा था, तो इसको बोलो सबसे जेनरिक ट्री है ना। तो अभी हमने जिस ट्री के बारे में डिस्कस किया, है ना, अभी हम लोग किसी स्पेसिफिक केस के बारे में डिस्कस नहीं किया। अभी जो हमने डिस्कस किया दैट इज वेरी मच जेनरिक, और उसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज ए जनरल ट्री, ठीक है। तो एनी नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, है ना। ऊपर वाला एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि किसी नोड के 0 चिल्ड्रेन है, 1 2 3, है ना। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है, तो इन दैट केस हम लोग उसको बोलते हैं जनरल ट्री, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हम लोग देखने वाले आने वाले लेक्चर्स में, दैट इज बाइनरी ट्री, ठीक है। तो बाइनरी ट्री एक स्पेशल केस होता है जेनरिक ट्री, जिसमें कि हर एक नोड का मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। अगर आपके पास एक ऐसा जेनरिक ट्री है जिसमें किसी भी नोड का मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है, तो वैसे ट्री को आप बाइनरी ट्री कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज BST, बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री भी एक स्पेशल बाइनरी ट्री है, या स्पेशल केस ऑफ बाइनरी ट्री है, जिसमें कि नोड्स का ऑर्डरिंग्स होता है। नोड्स का ऑर्डरिंग इस तरीके से होता है कि अगर दिस इज नोड ऑफ ए ट्री, दिस इज लेफ्ट सब ट्री एंड दिस इज राइट सब ट्री, ठीक है। तो अगर ये ट्री होता है तो ट्री का प्रॉपर्टी ये होता है कि जो रूट नोड होता है ना, रूट नोड का वैल्यू लेफ्ट सब ट्री के सारे वैल्यू से बड़ा होता है और राइट सब ट्री के सारे वैल्यू से छोटा होता है। तो इस तरीके से सारे नोड होते हैं उसके वैल्यू का ऑर्डरिंग होता है। तो दिस इज BST। तो BST एक ऐसा बाइनरी ट्री है जिसके पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है फॉर एनी नोड। आप किसी भी नोड को उठा के देख लो, ये प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे BST वाले लेक्चर्स में। नेक्स्ट इज बैलेंस ट्री। तो AVL ट्री, रेड ब्लैक ट्री, बी ट्री एंड B प्लस ट्री, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ना, ये सारे जो ट्री के एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स लाई करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ बैलेंस ट्री। इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग DSA में देखने वाले हैं, AVL ट्री को देखेंगे, रेड ब्लैक ट्री को देखेंगे। लेकिन कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं लाइक B एंड B प्लस ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं डेटाबेस। जब हम लोग डेटाबेस पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे ये सारे टॉपिक्स को, B ट्री एंड B प्लस ट्री। और डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है
अगर आप डेटा रोल को टारगेट करते हो या आप डेटा रोल में काम करते हो, तो आपको डेटा के साथ डील करना होता है, तो इन दैट केस आपको डेटाबेस का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राई डेटा स्ट्रक्चर, है ना। तो ट्राई भी एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं स्ट्रिंग में प्रीफिक्स मैच के लिए, ठीक है। तो ट्राई को हम लोग देखने वाले हैं जब हम लोग स्ट्रिंग वाले लेक्चर्स देखेंगे, उसमें हम लोग ट्राई टॉपिक को देखने वाले हैं। ट्राई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट इज हीप, है ना। तो हीप भी एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि एक स्पेशल केस ऑफ ट्री है, ठीक है। स्पेशल केस क्या है कि इट इज़ ए कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है, विथ सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी तक हमने ये सारा देखा, बाइनरी ट्री होता है, बीएसटी होता है, एवीएल ट्री होता है, रेड ब्लैक ट्री, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री एक बाइनरी ट्री होता है जिसके हर एक लेवल पे नोड फील होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली फील होते हैं एक्सेप्ट लास्ट लेवल, ठीक है। लास्ट लेवल के अलावा सारे लेवल पे नोड कंप्लीटली फील होते हैं, और जो नोड फील होता है वो एक सीक्वेंस में फील होता है, इस तरीके से फील होता जाता है, ठीक है। ये होता है प्रॉपर्टी हीप डेटा स्ट्रक्चर का। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी होते हैं बेस्ड अपॉन कि कौन सा हीप है, मीन हीप है, मैक्स हीप है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली और भी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, वो सारे हम लोग देखेंगे जब हम लोग हीप डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है फेनबिक ट्री, ठीक है। फेनबिक ट्री बोलो या फिर उसको बोलो बाइनरी इंडेक्स ट्री, BIT बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है, इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। और फेनबिक ट्री का यूज होता है जब हमें एक ऐसा यूज केस मिलता हो जहाँ पे मेरे को प्रीफिक्स सम क्वेरी मेरे को लिखना हो, ठीक है। लाइक मल्टीपल मेरे को प्रीफिक्स सम क्वेरी फाइंड करना है ओवर ए गिवन सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। या फिर उसका एक थोड़ा एडवांस वर्जन आप समझो कि रेंज क्वेरी, रेंज में एक स्पेशल रेंज सम क्वेरी, है ना। तो अगर इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं तो इन दैट केस हम लोग उसको हैंडल करते हैं यूजिंग फेनविक ट्री डेटा स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सिगमेंट ट्री, ठीक है। तो सिगमेंट ट्री इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर जब भी आपको रेंज क्वेरी के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। DSA में बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कि बहुत टफ होते हैं, उसमें आपको रेंज क्वेरी का यूज़ करना होता है। इन दैट केस आपको सिगमेंट ट्री का यूज़ करना होता है, ठीक है। रेंज क्वेरी मतलब रेंज सम क्वेरी, रेंज मीन क्वेरी, रेंज मैक्स क्वेरी, है ना। लाइक आउट ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, आपको मल्टीपल क्वेरी दिया जाएगा जहाँ पे आपको बताना होगा कि इंडेक्स I से लेकर के इंडेक्स J तक के वैल्यूज़ का, है ना, उसका सम क्या है, उसका मीन क्या है, उसका मैक्स क्या है, ठीक है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन दिया जाता है और आपको उसको ऑप्टिमल टाइम में करना होता है, तो इन दैट केस बी गो विथ सिगमेंट्री डेटा स्ट्रक्चर, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग सारे एडवांस टॉपिक को कवर करेंगे इन DSA वाले सीरीज। तो मैंने आपको जस्ट एक ग्लिम्स दिया कि ये सारे ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और बेस्ड अपॉन यूज केस अलग अलग जगह पे इसका यूज होता है। लाइक B++ ट्री का बहुत ज़्यादा यूज होता है जब आप डेटाबेस पढ़ोगे, तो डेटाबेस में B++ ट्री का बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली यूज होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि पाइथन में ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ट्री क्या होता है, ट्री एक कॉन्सेप्ट होता है, क्यों, क्योंकि ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर्स होता है और डेटा स्ट्रक्चर्स बस एक कॉन्सेप्ट होता है, और उसको हम लोग देखने वाले हैं कि पाइथन में इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ट्री का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इन पाइथन, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू लिंक लिस्ट। अगर आपने लिंक लिस्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जा करके पहले उसको देखो, बहुत मजा आने वाला है। तो उसमें हम लोग नोड का क्लास बनाते थे, है ना। लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में नोड होता है ना, और सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं यूजिंग रेफरेंसेस। और नोड में क्या होता है, एक डेटा पार्ट होता है, एक रेफरेंस होता है ना। तो जो लिंक लिस्ट का जो नोड क्लास होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें एक डेटा होता है और एक रेफरेंस होता है ना। तो रेफरेंस एक नेक्स्ट ब्लॉक को या नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है और डेटा डेटा को पॉइंट करता है। लेकिन जब हम लोग ट्री नोड पे बात करते हैं तो इन दैट केस जो रेफरेंस होंगे ना, रेफरेंस विल नॉट पॉइंट टू ए सिंगल नोड, इट कैन पॉइंट टू मल्टीपल नोड। क्योंकि ट्री जब हम लोग बात करते हैं तो इट कैन हैव मेनी चिल्ड्रेन, इट कैन हैव 1 2 3 4 5 10 20, कितना भी चिल्ड्रेन हो सकता है। जब हम लोग जेनरिक ट्री का बात करते हैं तो किसी भी ट्री के कितने भी चिल्ड्रेन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी जेनरिक ट्री का नोड इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ तो इन दैट केस आई विल गिव चिल्ड्रेन इज इक्वल टू लिस्ट, और इस लिस्ट में मैं सारे जो रेफरेंसेस होंगे चिल्ड्रेंस के उसको मैं स्टोर करता जाऊँगा।
लाइक अगर ये मेरा पेरेंट है और मेरे पास 4 चिल्ड्रेन है C1 C2 C3 C4, तो ये जो लिस्ट होगा ना, इस लिस्ट में आएंगे C1 का रेफरेंसेस, C2 का रेफरेंस, C3 का रेफरेंस और C4 का रेफरेंस, और डेटा में वैल्यू होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पैरेट नोड से सारे चिल्ड्रेन नोड पे हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो पाइथन में इस तरीके से हम लोग क्लास को डिफाइन करते हैं, क्लास का नेम, और उसके अंदर हम लोग देते हैं डेफ इनिट, इसको हम लोग बोलते हैं मैजिक मेथड, या इसको बोलते हैं इनिशियलाइजर, या कहीं कहीं पे इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, सारे इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे देखोगे सेल्फ डॉट डेटा, मतलब ये डेटा जो है या चिल्ड्रेन जो है, ये सारे एट्रीब्यूट किसके होंगे, ट्री नोड के इंस्टेंस के लिए, या फिर आप जो नोड क्रिएट करोगे ना, n1 n2 n3, ये सारे जो नोड क्रिएट करोगे उसके इंस्टेंस होंगे डेटा और चिल्ड्रेन, है ना। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ट्री का नोड बनाते हैं। फिर देखते हैं इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे इस नोड का। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्री नोड कंस्ट्रक्टर कॉल किया, है ना। एक हम लोग ट्री नोड क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं, है ना। तो रूट एक इंस्टेंस होगा ट्री नोड का, जिसका कि वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एक वैल्यू होगा, तो ये समझो कि हमारा रूट नोड है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे रूट नोड, रूट नोड इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 और नोड बना रहे हैं, एक है लैपटॉप, उसके बाद है फ़ोन, और उसके बाद है टीवी, है ना। तो टोटल हमारे पास 4 नोड हुए, और अभी सारे चिल्ड्रेन एम्प्टी हैं, अभी कुछ भी नहीं है ना। उसके बाद हम क्या करें, रूट डॉट चिल्ड्रेन डॉट अपेंड, मतलब रूट में जो रेफरेंसेस स्टोर है ना, रेफरेंसेस जो लिस्ट है उसके एड्रेस में डाल दो, क्या डाल दो, लैपटॉप इंस्टेंस, है ना। तो इसका रेफरेंसेस डाल दो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास के चिल्ड्रेन में, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे फ़ोन का रेफरेंसेस ऐड कर दो। तो हमने क्या किया, फ़ोन का रेफरेंसेस ऐड किया, उसी तरीके से टीवी का भी रेफरेंसेस ऐड कर दो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मैंने एक ट्री क्रिएट किया जिसमें रूट नोड इलेक्ट्रॉनिक्स है और इसके 3 चिल्ड्रेन है, लैपटॉप, फ़ोन एंड टीवी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पाइथन में किसी भी जेनरिक ट्री का इंस्टेंस बनाते हैं और हम लोग उसका यूज़ करते हैं बेस्ड अपॉन प्रॉब्लम, है ना। तो जब आप डीएसए के प्रॉब्लम करोगे, है ना, और उसमें जब ट्री के क्वेश्चंस होंगे, तो इस तरीके से हम लोग ट्री को इम्प्लीमेंट करने वाले, हम लोग ट्री नोड को इम्प्लीमेंट करेंगे और थ्रू रेफरेंसेस सारे नोड को हम लोग कनेक्ट करेंगे बेस्ड अपॉन यूज केस, बेस्ड अपॉन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगले लेक्चर में हम लोग बाइनरी ट्री टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि पाइथन में हम लोग बाइनरी ट्री का कोड कैसे लिखते हैं, इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।